एस्टेबल भैंस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी प्रेरणादायक कहानी है। एक माँ की जिन्होंने बुढ़ापे में खुद के दम पे अपनी बहुत बड़ी मुकाम हासिल की। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह सुबह का समय था। कविता जी रसोई में चाय बना रही थी। तभी उनकी बड़ी बहू बबीता अंदर आई और ताना मारते हुए बोली, माँ जी क्या हुआ, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई? कविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटी अभी बन जाएगी, नाश्ता बना रही थी इसीलिए देर हो गई, अब चाय भी बस तैयार हो रही है। बबीता ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, चाय मैं लेकर आ रही हूँ, आप यह नाश्ता लेकर जाइए, क्योंकि आपके भरोसे रही तो चाय नसीब भी नहीं होगी। मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे, पूरा घर भूखा है और आप यहाँ इतनी धीरे धीरे काम कर रही है। कविता जी ने हल्की आवाज में कहा, बेटी आज सूरज ने पकौड़े बनाने के लिए कहा था, इसीलिए उसमें देर हो गई, नहीं तो तुम जानती हो मैं चाय जल्दी बना देती हूँ। बबीता ने व्यंग करते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है आप कितनी जल्दी चाय बनाती है। यह सुनकर सूरज जो अभी रसोई में आया ही था बीच में बोला, बबीता तुम माँ से इस तरह कैसे बात कर रही हो, थोड़ी तो शर्म करो। माँ इस उम्र में भी हम सबके लिए इतना करती है। बबीता आज के बाद माँ से इस तरह बात कभी मत करना। सूरज की बात सुन बबीता ताना मारते हुए बोली, अच्छा तो ठीक है, लेकिन अपनी माँ को भी समझा दो कि अगर उन्हें धीरे धीरे काम करना है तो एक जगह पर ही रहे, काम हम खुद कर लेंगे। ऐसा कहकर बबीता चाय और नाश्ता लेकर रसोई से बाहर चली गई। सूरज ने माँ की ओर देखा और कहा, माँ तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की, तुम अपने कमरे में आराम से क्यों नहीं बैठ जाती? तुम्हारी तीन तीन बहुएं हैं, वह खुद ही तुम्हें बना के दे देगी। कविता जी कुछ नहीं बोली, वे चुपचाप अपनी चाय लेकर वहाँ से अपने कमरे में चली गई। गांव के सबसे बड़े घर में रहने वाली कविता जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने दोनों बेटों सूरज और महेश के लिए समर्पित कर दी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बच्चों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वक्त के साथ उनकी जिंदगी में बदलाव आया। बेटों की शादी के बाद ऐसी बहुएं आई कि धीरे धीरे घर में कविता जी की अहमियत कम होती गई। उनके दिल में एक गहरी चोट लगी थी। कमरे में जाकर वे अपने पति महेश जी की तस्वीर के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, क्या मैं इतनी बोझ बन गई हूँ कि अब मेरे अपने ही मुझे ताने मारते हैं। कविता जी यादों के हिलोरे लेने लगी। उनकी आंखों के सामने वह दिन तैरने लगा जब उनकी बहुएं बबीता और रेशमी उनके कमरे में आई थी। बबीता ने कमरे में घुसते ही कहा, माँ जी आप यहाँ आराम से बैठ रहती है और हम लोग सारा दिन घर का काम करें, कुछ तो आप भी काम कर लिया करो, इतना भी आराम अच्छा नहीं है। रेशमी ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ माँ जी थोड़ा हाथ बटा लिया करो, आखिर यह घर आपका भी है, बस बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। ऐसे बैठी रही तो बीमार पड़ जाओगी और फिर अगर आप बीमार हो गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? हमें तो वैसे भी काम से फुर्सत नहीं मिलती रहती, आपकी सेवा वह हमसे होगी नहीं, तो अच्छा यही होगा कि आप अपने यह हाथ पैर थोड़ा चलाओ। कविता जी को उनकी बातें बहुत चुभ रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा मैं तो खुद ऐसे बैठना नहीं चाहती, पर मुझे लगता था कि तुम्हें मेरा घर में काम करना पसंद नहीं होगा, इसीलिए मैं अपने कमरे में बैठी रहती हूँ। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा तुम जो काम करो कहो मैं कर दूंगी, बताओ क्या करना है? मुझे बबीता ने अपनी सास की बात सुनकर कहा, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, घर में काम की क्या कमी है? आप ऐसा करना, सुबह शाम करना चाहे नाश्ता आज के बाद आप ही बना देना, और छोटे मोटे काम वो तो आपको पता ही है घर में ने होते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहुएं कमरे से बाहर चली गई और कविता जी वहीं खामोश खड़ी रह गई। कविता जी अब भी यह सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी उनकी बहू बबीता कमरे में आई और बोली, माँ जी 2 घंटे हो गए हैं, अगर आपकी चाय खत्म हो गई है तो अब जाकर खाना भी बना दीजिए। कविता जी ने बबीता की तरफ देखा और फिर बोली, हाँ बेटा अभी आ रही हूँ, वो थोड़ी आंख लग गई थी। बबीता ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, सही है आपका, जब मन करे तो सो जाती हो और काम ही क्या है आपका, और हमें देखो
हम आपकी वजह से कहीं घूमने भी नहीं जा सकते। जब भी आपके बेटे से बोलती हूँ तो वह बोलते हैं कि माँ को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। रही बात देवर जी की, तो वह और रेशमी तो जब मर्जी घूमने चले जाते हैं। बबीता की ऐसे बातें सुनकर कविता जी को बहुत तकलीफ हुई। वह बोली, बेटा मैं आज ही सूरज से बात करूंगी कि वह तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाए। मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद भी कर सकती हूँ। इतना सुनना था कि बबीता गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है उनको कुछ बोलने की, और हाँ अब जल्दी से खाना बना दीजिए। यह कहकर बबीता कमरे से चली गई। बबीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कविता जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर अपने आंसू पोंछकर वो खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। खाना बनाते बनाते कविता जी को 2 दिन पुरानी बातें याद आने लगी। दोपहर का समय था। बबीता और रेशमी अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बबीता ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी सहेली लवली खड़ी थी। अरे लवली, आओ आओ, बहुत दिनों बाद आई हो। बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा। लवली अंदर आई और सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ यार, शादी ब्याह के बाद इतनी व्यस्त हो गई हूँ कि मिलने का वक्त ही नहीं मिला। वैसे तुम बताओ, कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी? बबीता ने लंबी सांस भरते हुए कहा, मत पूछो यार, यहाँ तो जैसे मेरी किस्मत ही खराब है। अरे ऐसा क्या हो गया? लवली ने उत्सुकता से पूछा। रेशमी भी बातचीत में शामिल हो गई और बोले, अरे क्या बताएं लवली, यहाँ घर में सबसे बड़ी समस्या हमारी सासू माँ है। दिन भर बैठी रहती है, कभी कुछ करती भी नहीं, ना ढंग से खाना बनाती है और ना ही घर के काम में कोई मदद करती। लवली ने हैरानी से पूछा, अच्छा लेकिन बूढ़े लोग तो ऐसे भी आराम चाहते हैं, तुम लोग उनसे इतना काम क्यों करवाती हो? बबीता व्यंग भरी हंसी हंसते हुए बोली, अरे यार, काम करवाना तो दूर की बात है, हम तो चाहती हैं कि यह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए या फिर वृद्धा आश्रम ही चली जाए, कम से कम हम चैन से रह सके। रेशमी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सही कह रही है हो दीदी, हमारी जिंदगी जैसे रुक गई है। हर वक्त इन्हें देखना पड़ता है, इनकी सेवा करनी पड़ती है। सच कहूँ तो मैं तो अपने पति महेश से भी कह चुकी हूँ कि माँ को वृद्धा आश्रम भेज देना चाहिए, लेकिन इनको तो हमेशा उनकी माँ की चिंता लगी रहती है। लवली ने चौंक कर कहा, पूछा, अरे लेकिन बबीता, तुम्हारे पति क्या कहते हैं? इस बारे में बबीता ने नाक भौं सिकुड़ाते हुए कहा, सूरज को तो मैं जब भी कहती हूँ कि हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए तो वह मुझ पर गुस्सा करने लगते हैं। मेरा दिल तो करता है कि इसको आज ही वृद्ध आश्रम भेज दो। लवली ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन यार यह तो गलत बात है, आखिर वह तुम्हारी सास है, उन्होंने तुम्हारे पतियों का पाल पोस कर बड़ा किया है। रेशमी ने नाक चिढ़ाते हुए कहा, ओहो लवली, तुम भी वही पुराने जमाने की बातें करने लगी। आजकल कौन अपनी सास की इतनी सेवा करता है? वैसे भी हमारी शादी हुई थी हमारे पतियों से, ना कि उनकी माँ से। यह सब बात कविता जी अपने कमरे में बैठी सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें कभी सपने में भी नहीं लगा था कि उनकी बहुएं उनके बारे में इस तरह सोचती है। वह सोचने लगी, क्या सच में मैं इस घर में अपनी बहुओं के लिए बोझ बन गई हूँ? कविता जी अपनी यादों में खोई हुई थी कि तभी बबीता की तेज आवाज आई, माँ जी आज खाना बन जाएगा या होटल से ऑर्डर कर दूँ? बबीता की तेज आवाज ने कविता जी को हिलाकर रख दिया। फिर उन्हें जल्दी से खाना बना दिया और रोटियां भी बनाकर पैक करके रख दी। फिर बबीता से बोली, बहू मैंने खाना बना दिया है, मैं थोड़ा थक गई हूँ इसीलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बबीता ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी कविता जी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी रेशमी ने उनका रास्ता रोककर कहा, माँ जी अगर आपको आज खाना नहीं बनाना था तो बोल देती। कविता जी हैरान होकर रेशमी से बोली, बहू मैंने तो खाना बनाया है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रेशमी बोली, जानती हूँ आपने खाना बनाया है, पर इतना कम खाना बनाने से तो अच्छा था कि आप ना बनाती। अगर बनाने में इतनी आलस आ रही थी तो मुझे ही बोल देती, मैं बना देती। शाम को जैसे ही कविता जी के बेटे सूरज और महेश घर आते हैं, उनकी पत्नियां बबीता और रेशमी पहले से ही इंतजार कर रही होती है। जैसे ही सूरज और महेश अंदर आते हैं, दोनों बहुएं अपनी अपनी बातें शुरू कर देती है। बबीता ने शिकायत लगाते हुए कहा, देखिए सूरज जी, अपनी माँ का हाल, पूरा दिन सोती रहती है
खाना बनाने का भी मन नहीं करता। आज तो मुश्किल से कुछ रोटियां बना दी, वह भी इतनी कम कि किसी का पेट भी ना भरे। सूरज हैरान होकर बोला, माँ ने ऐसा किया? लेकिन माँ तो हमेशा सबका ख्याल रखती है। उसी वक्त रेशमी बोले, ख्याल जेठ जी, आप तो बस माँ की तरफदारी करते रहते हो। अगर आज देख लेते तो समझ जाते। मैंने तो उनसे साफ कहा था कि अगर खाना नहीं बनाना था तो मुझे बोल देती, लेकिन इतनी लापरवाही, यह तो हद हो गई। महेश गुस्से से बोला, क्या सच में माँ आपने ऐसा किया? कविता जी दुखी होकर बोली, बेटा मैंने तो पूरा खाना बनाया था, शायद थोड़ा कम पड़ गया हो। बबीता बीच में ही बोल पड़ी, अरे यह तो आप हर बार कहती है माँ जी, लेकिन सच यह है कि आपको अब हमारा ख्याल ही नहीं है। रेशमी भी बबीता की बात में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ दीदी सही कहा आपने। सूरज गुस्से में बोला, माँ यह सब क्या है? क्या आपको अब हमारी कोई फिक्र नहीं? अगर आप थकी हुई थी तो पहले बता देती। जैसे ही घर जाओ तो यह सब बातें सुनने के लिए मिलती है। कविता जी आंखों में आंसू लिए बोली, सूरज मैंने तो कभी किसी से शिकायत नहीं की, मैं बस चाहती थी कि सब खुश रहे, लेकिन आज तुमसे यह सब सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तभी महेश बोला, माँ अब आपकी यह बातें हमें मत सुनाओ। यह कहकर सूरज और महेश अपने कमरे में चले जाते हैं। कविता जी अकेली खड़ी रह जाती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके अपने बेटे उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। गांव के सबसे बड़े घर में रहने वाली कविता जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने दोनों बेटों सूरज और महेश के लिए समर्पित कर दी थी। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बच्चों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वक्त के साथ उनकी जिंदगी में बदलाव आया। बेटों की शादी के बाद ऐसी बहुएं आई कि धीरे धीरे घर में कविता जी की अहमियत कम होती गई। बहुओं के ताने, अपमान और बेटों की उपेक्षा ने कविता जी को अंदर से तोड़ दिया था। उस रात कमरे में जाने के बाद कविता जी की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उन्हें अपने पति विशाल जी की बातें याद आने लगी। विशाल जी हमेशा कहते थे, कविता आपने अपने पास हमेशा थोड़े बहुत पैसे जरूर जमा करके रखना, वक्त का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। उन्होंने अपने पति की इस सीख को कभी नहीं भुलाया था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जरूरतों से बचाकर कुछ पैसे जमा किए थे। रात भर आंसू बहाने के बाद उन्होंने तय किया कि अब यह सब वह और नहीं रहेगी, अब नहीं सहेगी। अगली सुबह कविता जी ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने उस छोटे से घर में जा रही हूँ जिसे तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए कभी खरीदा था। वहाँ मैं अपने तरीके से रहूंगी। सूरज ने चौंक कर पूछा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही है? यहाँ आपको कौन तकलीफ दे रहा है? कविता जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तकलीफ नहीं बेटा, बस अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। बहुएं एक दूसरे की ओर देखती है और फिर रेशमी ने चिढ़ाते हुए कहा, माँ जी आप अकेले वहाँ कैसे रहेगी? यहाँ सब सुविधाएं हैं। कविता जी ने गंभीरता से कहा, सुविधाओं से ज्यादा जरूरी इज्जत होती है। बहू उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और गांव के बाहरी छोर पर स्थित अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ी। उस घर में पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस ली। यह घर उनका अपना था, जहां कोई उन्हें ताने नहीं मार सकता था। अपने छोटे से घर में उन्होंने अपनी जमा की हुई पूंजी का सहारा लिया और एक नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया। गांव के बच्चों की शिक्षा की स्थिति देखकर उनके दिल में एक नई भावना जागी। उन्होंने अपने छोटे से घर में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ ही बच्चे आए, लेकिन कविता जी को पढ़ाने का तरीका और उनका स्नेह बच्चों को खींच लाया। धीरे धीरे गांव के अधिकतर बच्चे उनके पास पढ़ने आने लगे। कविता जी ने न केवल बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार और आत्मविश्वास भी सिखाया। उनके पढ़ाए बच्चे स्कूल में बेहतरीन प्रदर्शन करने लगे। इस खबर ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। गांव के बाहर भी लोग कविता जी की तारीफ करने लगे। उनकी शिक्षा देने की कला इतनी मशहूर हो गई कि पड़ोसी गांवों से भी बच्चे उनके पास पढ़ने आने लगे। कविता जी की मेहनत रंग लाई और उनके काम की सराहना होने लगी। एक दिन शहर के एक बड़े उद्योगपति ने उनके बारे में सुना और उन्हें एक स्कूल खोलने के लिए आर्थिक सहायता की।
पेशकश की। कविता जी ने इसे एक बड़े अफसर के रूप में लिया और गांव में एक स्कूल की नींव रखी। स्कूल का नाम कविता विद्या मंदिर रखा गया। स्कूल तेजी से लोकप्रिय हुआ और कविता जी की मेहनत के चलते यह एक प्रतिष्ठित संस्थान बन गया। अब कविता जी के पास संपत्ति भी आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गांव के विकास और गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाया। कविता जी की इस सफलता की खबर उनके बेटों तक भी पहुंची। अब उनको बेटों को अपनी माँ की असली कीमत समझ में आई। वे अपनी माँ से माफ़ी मांगने आई, लेकिन कविता जी ने उन्हें समझाया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। कविता की कहानी गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी प्रेरणा का स्रोत बन गई। अब वे न केवल गांव की सबसे सम्मानित महिला थी, बल्कि एक मिसाल भी थी। उनके पति की वह सीख, थोड़े बहुत पैसे जरूर जमा करना, उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गई और उन्हें एक नई राह दिखा गई। कविता जी का यह नया सफर उनके बेटों और बहुओं के लिए एक सबक था। उन्होंने दिखा दिया कि जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ी पति है और इसे पाने के लिए कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्पी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।